हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सभ्य स्टडी में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भूगोल के 30 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हमने बताया था कि वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो हमारा फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? भारत में कोयले के सबसे अधिक भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो आपको बता देती हूँ, ये आपके झारखंड तथा पश्चिमी बंगाल में कोयले के भंडार सबसे अधिक पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो बताइए क्या कहलाता है? संसाधनों का सतर्कतापूर्वक उपयोग करना तथा उन्हें नवीनीकरण के लिए समय देना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है आपका संसाधन प्रबंधन। ठीक है, संसाधन प्रबंधन ही कहलाएगा ना। उनका मतलब बड़ी सावधानी से उनका उपयोग करेंगे और नवीनीकरण के लिए उनको समय देंगे, उनके नवीनीकरण के लिए। ठीक है, तो वो कहलाता है आपका संसाधनों का प्रबंध करना। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है, यानी कि आप क्वेश्चन को पढ़िए अच्छे से कि परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। मतलब परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में बिजली किस प्रक्रिया के द्वारा उत्पादित की जाती है? तो आप बताइए। तो इसका क्वेश्चन है, इसका आंसर है नाभिकीय विखंडन। ठीक है, नाभिकीय विखंडन की प्रक्रिया द्वारा उत्पादित की जाती है। ठीक है, तो देखते हैं करेक्ट आंसर है नहीं है करेक्ट। ठीक है, तो आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पर। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया है, उन्हें कैसे संसाधन कहा जाता है? तो बताइए। क्वेश्चन को आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ें। संसाधन जो किसी क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये वर्ण गलत है, जोते, ठीक है, जाते हैं, परंतु जिनका अभी उपयोग नहीं किया गया उन्हें क्या कहा जाता है? बताइए। तो उनको कहा जाता है जिनका उपयोग नहीं, तो संभावित संसाधन। ठीक है, संभावित संसाधन कहा जाता है। देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। तो आपका आंसर करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है, तो भूगोल का ये मतलब ज्योग्राफी का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपके जो कार्य के जो उनको 3 पार्टों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो होते हैं उनके अंदर क्या आता है, उनके अंतर्गत क्या क्या वो चीज़ वो आती हैं, और द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आता है, तृतीयक, ये आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। तो ठीक है, ये उसी से क्वेश्चन उठाया है, आप इस पर पूरा ध्यान दें कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो कृषि करना यह आर्थिक गतिविधि है, प्राथमिक कार्य है भाई, इम्पोर्टेंट है, इसके बगैर तो कुछ नहीं है। मछली पालन ये भी प्राथमिक कार्य है। ठीक है, खनन, खुदाई बुदाई करते हैं, ये भी प्राथमिक कार्य है। लेकिन इसमें क्या नहीं दिख रहा है? ये प्राथमिक कार्य नहीं है, आर्थिक गतिविधि नहीं है। व्यापार, व्यापार जो होता है, बिजनेस वगैरह जो होती हैं, व्यापार उद्योग धंधे, ये द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आगे समझ में देखते हैं आंसर करेक्ट है या नहीं। व्यापार करेक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक आर्थिक गतिविधि नहीं है? व्यापार आर्थिक प्राथमिक गतिविधि नहीं है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो ये तो आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ामों में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इसको बार बार रिवाइज करोगे तो मैं आपसे पक्का वादा करती हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का है। अगर आप छोड़ दोगे, रिवाइज करना नहीं
उसको अभ्यास में रोज़ाना के में नहीं लाओगे, इसके लिए 5-10 मिनट नहीं निकालोगे वीडियो देखने के लिए, तो मैं ये नहीं कह सकती कि आप किसी भी जॉब में आप काबिल हो सकते हैं। क्योंकि किसी भी जॉब को प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे ये चैनल पे जो वीडियो पे जो क्वेश्चंस मैं कराती हूँ उनको आप अच्छे से रिवाइज करते रहें और इसी तरह आगे बढ़ते रहें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6, बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो बिहार राज्य में केला उत्पादन का क्षेत्र है आपका हाजीपुर जो क्षेत्र है, यहाँ पर केला बड़ी भारी मात्रा में पैदा किया जाता है, ठीक है। बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र क्या है, हाजीपुर है, ठीक है, हाजीपुर। तो मैं आपको इस तरीके से याद भी करा सकती हूँ कि केला क्या होती है, थोड़ी सी हाजमा में, हाजमा जब होता है इसको हाजमा यानी इसको पचाने में क्या लगता है, थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है। तो ये क्या कर देती है, थोड़ा सा टाइम लगता है हाजमा में इसके, तो ये क्या कर देती है, बीमार कर देती है। तो इसके लिए थोड़ा सा कुछ नमक वगैरह, या कहते हैं बड़े बूढ़े कि इस पर क्या कहते हैं कि वो जो क्या कहते हैं इलायची खा लेनी चाहिए केला खाने के बाद, तो पचाव अच्छे से हो जाता है। वैसे ही हमारी शरीर के लिए बहुत लाभदायक होती है। लेकिन मैं आपको याद कराने की वो बता रही हूँ कि बिहार राज्य में केला उत्पादन का प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो आप इसको किस तरीके से याद रख सकते हैं, तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि हाजी अर्थात केला के हाजमा में कठिनाई होती है, तो कहाँ, हाजीपुर, ठीक है। उसी हिसाब से केला के मैं बता रही हूँ कि केला को हजम करने में अर्थात थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उस हिसाब से आप हाजीपुर याद रख सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है, सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता वाला उद्योग है, तो आप बताइए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और आप इसको समझिए और बताइए सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता किस उद्योग में होती है। सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता मैं बता देती हूँ आपको, इस्पात उद्योग में, ठीक है। आपका जो इस्पात उद्योग है उसमें सबसे कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, ठीक है। आ गया, करेक्ट आंसर है, क्योंकि वस्त्र उद्योग, कृषि उद्योग, रेलवे उद्योग, इनमें तो भारी संख्या में श्रमिकों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क क्या है। लोहे एवं इस्पात उद्योग में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क, तो कुछ अयस्क जो हैं इनको भी याद रखना आपको ज़रूरी है। लोहे एवं इस्पात में प्रयुक्त होने वाला प्रमुख अयस्क है आपका हेमेटाइट, ठीक है। हेमेटाइट अयस्क जो पाया जाता है लोहे एवं इस्पात उद्योग में, इस अयस्क को बहुतायत रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ स्थापित है। तो आपको एक पंचवर्षीय योजना है, पंचवर्षीय योजनाओं के मतलब जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं उनको भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, ठीक है। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना से वहीं से यह क्वेश्चन उठाया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना से स्थापित इस राज्य की प्रमुख औद्योगिक नगरी कहाँ पर स्थापित है, तो आपकी यह है भिलाई, ठीक है। और ये जो भिलाई है ये रूस के सहयोग से स्थापित की गई थी। ये औद्योगिक जो मतलब कम वो है, तो ये क्या किया गया था, औद्योगिक नगरी के रूप में स्थित है, ठीक है, भिलाई, करेक्ट आंसर, ठीक है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको ये याद रखना जरूरी है कि सिंदरी किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये आपके रासायनिक उर्वरक, सिंदरी रासायनिक उर्वरक, ठीक है, रासायनिक उर्वरक के लिए प्रसिद्ध है। किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, रासायनिक उर्वरक, करेक्ट है या नहीं, करेक्ट आंसर है, रासायनिक उर्वरक के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है सिंदरी, ठीक है। ये आपके इधर क्या कहते हैं, झारखंड, रासायनिक उर्वरक झारखंड, अधिकतर जो झारखंड जो है आंध्र प्रदेश, झारखंड जो यहाँ पर खनिजों की बहुतायत मात्रा में अधिकता पाई जाती है, तो
बहुत इसको क्या कहते हैं, जैसे राजस्थान को भी खनिजों का अजायब घर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो अब यह क्वेश्चन राजस्थान जिले से उठाया है कि राजस्थान का कौन सा जिला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि राजस्थान का नागौर जो जिला है वहाँ टंगस्टन बहुत यातायात मात्रा में पाया जाता है। वहाँ का जो भीलवाड़ा जिला है, ये भीलवाड़ा जिला जो है, अगला जो आपका ये भीलवाड़ा जिला है, ये अभ्रक के उत्पादन के लिए बहुत फेमस है। और उदयपुर जो है, ये जावर की खाने यहाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। और जयपुर में मोरिजा बनोला क्षेत्र जो है, लोहे के कारखाने बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। तो इसमें क्वेश्चन बताया, राजस्थान के किस जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में टंगस्टन का उत्पादन होता है। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा बताए थे, इनको भी याद रखना जरूरी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो आपको खरीफ और रबी और जायद, ठीक है, खरीफ की फसल वो होती हैं जो गर्मी के दिनों में अर्थात जून जुलाई और इन महीनों में बोई जाती हैं, जून से जुलाई। और जो जनवरी नवंबर दिसंबर जनवरी में बोई जाती हैं वो रबी की फसल होती हैं। और जो मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती हैं वो होती हैं आपकी जायद की फसल, जिनमें आपके तरबूज वगैरह होते हैं। और जो रबी की फसल होती हैं, रबी की फसलों में होता है आपका क्या कहते हैं, गेहूँ, चना, मटर। ठीक है, तो आपको इम्पोर्टेंट जो फसल हैं उनको याद रखना जरूरी है। तो इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है। तो आपको बता देती हूँ कि क्या कहते हैं कि ये जौ जो है आपका, जौ है ये आपकी रबी की फसल है। ठीक है, रबी की फसल है। और उसके बाद ये चना, ये भी रबी की फसल है, चना भी, गेहूँ भी रबी की फसल है। लेकिन चावल जो है ये खरीफ की फसल है, ये रबी की फसल नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है कौन सी एक खरीफ की फसल है, तो चावल हमारा क्या हुआ, करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या है, चावल क्या है, हमारी खरीफ की फसल है। अगला क्वेश्चन, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। नकदी जो फसल होती है अर्थात जो जिनका लेन देन व्यापार होता है उनको नकदी फसल कहा जाता है। ठीक है, नकदी फसल में कौन सी फसल सम्मिलित नहीं है। तो आपको बता देती हूँ, गन्ना, गेहूँ, कपास और जूट। अब बताइए नकदी फसल में सम्मिलित फसल कौन सी नहीं है। तो आपका ये गेहूँ जो है नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होता है। ठीक है, कपास, जूट, गन्ना ये कहीं ना कहीं तक नकदी यानी रोकड़ा देने वाली, ठीक है, पैसा देने वाली तुरंत। गन्ने का बिजनेस लोग क्या करते हैं, गन्ने का जूस गर्मियों में बहुत चलता है। कपास भी हमारे लिए नकदी फसल है, इसका भी बहुत वो होता है व्यापार। ठीक है, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आता है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, सारी फसल वैसी दे दी है, एक फसल को नकदी बता दिया है, तो कौन सी फसल जो है नकदी फसल है। तो आपकी बता देती हूँ, तंबाकू जो है आपकी नकदी फसल है। ठीक है, मक्का, गेहूँ, धान ये नकदी फसल नहीं है, तंबाकू नकदी फसल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य है, मैं बताती हूँ, पश्चिमी बंगाल में भारत का चावल उत्पादक सबसे बड़ा राज्य है। ठीक है, और वैसे उत्पादन के उसकी दृष्टि से मात्रा पंजाब भी बेहतर स्थान रखता है। ठीक है, गेहूँ के उत्पादन में, इन सब के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य क्या है। तो आपका ये पश्चिमी बंगाल जो है चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। भारत की सर्वाधिक एकड़ भूमि में कौन सी फसल उगाई जाती है। एकड़ भूमि मतलब भारत के सर्वाधिक एकड़ भूमि के अंतर्गत कौन सी फसल को उगाते हैं। तो आपकी चावल। ठीक है, चावल एक ऐसी फसल है जो अधिकतर हमारे भारत का एक महत्वपूर्ण खाद्यान्नी फसल है, खाद्यान्न फसल है। ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित में से किसका अंश कम हो गया है। भारत में हरित क्रांति के फलस्वरूप किसका अंश कम हो गया है कुल खाद्यान्न में। ठीक है, किसका अंश कम हो गया कुल खाद्यान्न में।
तो आपके ये जो हैं ये क्वेश्चन थोड़ा गलत है, अंश कम हो गया, यानी अंश की मात्रा बढ़ गई है, ये है आपके, क्योंकि ये हरित क्रांति जो भी हुई थी ये गेहूं और चावल की पैदावार को अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी 1966 में। तो ये क्या कहते हैं, हरित क्रांति। तो हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में निम्नलिखित किसका अंश कम हो गया है, तो ये गेहूं और चावल। अंश कम नहीं हुआ है, अंश अधिक हुआ है, ठीक है। इसमें थोड़ी सी यहाँ पर गड़बड़ है, ठीक है। अंश कम की बात नहीं, अंश अधिक, क्योंकि हरित क्रांति जो थी ये गेहूं चावल की पैदावार को बढ़ाने के लिए ही की गई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आप इसको बता सकते हैं आसानी से, बताइए किसको जाना जाता है? पंजाब, ठीक है। पंजाब एक ऐसा राज्य है जिसको भारत का धान्य भंडार, यहाँ की जो ज़मीन है, यहाँ की जो जलवायु है, यहाँ का वातावरण है, वो गेहूं की खेती के लिए बहुत अच्छा है। और ये अधिकतर मतलब इसमें तीनों ऋतुओं में अच्छी पैदावार करते हैं लोग यहाँ के, ठीक है। भारत का धान्य भंडार, धान्य भंडार मतलब गेहूं की पैदावार के लिए तो ये बहुत फेमस है, ठीक है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार के रूप में जाना जाता है? तो आपका ये पंजाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, इम्पॉर्टेंट है विश्व में। तो मैं आपको इसके साथ साथ अगला एक क्वेश्चन और बताऊंगी, उसको ध्यान रखना। भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है ना। और विश्व में, अगर विश्व की, तो इन चीज़ों को याद रखना है। विश्व की पूछे तो आपको विश्व में क्या करना है, नॉर्मन जो बोरलॉग जो हैं, नॉर्मन बोरलॉग जो हैं आपके महोदय, बोरलॉग जो महोदय हैं वो जाने जाते हैं, ठीक है। बोरलॉग, ठीक है। बोरलॉग आप इसको देख लेना। विश्व में, विश्व की अगर बात करता है तो विश्व में नॉर्मन बोरलॉग जो हैं वो हरित क्रांति से संबंधित हैं। और भारत की बात करता है तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल क्या है? तो आप इसको बताइए। भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है आपकी क्या है, जल्दी बताओ। तो भारत में सबसे प्रमुख खाद्य फसल है, आप अपना भी दिमाग लड़ा सकते हैं, चावल, ठीक है। चावल बहुत एकड़ भूमि में अधिकतम मात्रा में ये चावल ही भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, खाद्य फसल है, ठीक है। करेक्ट आंसर है, करेक्ट, ओके। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी की धुरी है, पृथ्वी की धुरी है, तो पृथ्वी की धुरी कैसी है? आपको ये क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, तो आप इसको आसानी से जवाब दे सकते हैं। पृथ्वी की धुरी कैसी है? पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी है? झुकी हुई है, झुकी हुई होने के कारण ही दिन रात बनते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर कैसी है? झुकी हुई है, ठीक है। वो एकदम गोल नहीं है, ऐसे कहते हैं जो ऑरेंज का शेप होता है उसके आकार में है पृथ्वी, ठीक है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर ये झुकी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसको देखते हैं करेक्ट है या नहीं है। तो झुकी हुई करेक्ट है आपका। मैं जो भी क्वेश्चंस का आंसर बताती हूँ बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। तो आप भी इस चीज़ को बहुत, मैं आपको गलत नहीं बताऊंगी और ना ही पढ़ाना चाहूँगी, क्योंकि एक क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। किसमें पृथ्वी के अलावा अन्य जीवन की संभावना है? क्योंकि वहाँ का पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल है। तो हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसी खोज निकाला है कि पृथ्वी के अलावा भी लोग वहाँ पर जीवित रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ के जो पर्यावरण का जीवन बहुत अनुकूल है। तो इनमें से आप बताइए कि वो कौन सी जगह है, चंद्रमा है या बुध है या यूरोपा है या मंगल है, ठीक है। तो जल्दी बताइए। तो इसका आंसर है आपका मंगल ग्रह, ठीक है। मंगल ग्रह पर हमारे वैज्ञानिक पहुंच चुके हैं। वहाँ की जो जलवायु है पर्यावरण जीवन के लिए बहुत अनुकूल बताई गई है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा के लिए निम्न में से कौन सा एक ग्रह अधिकतम समय लेता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि सूर्य के जो नज़दीक जो ग्रह होगा वो कम समय लेगा, और जो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर होगा वो अधिक समय लेगा, ठीक है।
तो आप बताइए सूर्य से इन ग्रहों में किस ग्रह की सबसे ज़्यादा दूरी है? तो आपका करेक्ट आंसर है बृहस्पति। ठीक है, बुध शुक्र पृथ्वी ये सूर्य के नज़दीक है तो ये कम समय, बृहस्पति ग्रह सबसे दूर है तो थोड़ा ये अधिक समय लगता है परिक्रमा में। ठीक है, अधिकतम समय। आपको क्वेश्चन को पढ़ के जवाब देना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो आपको इसको बताना होगा कि कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और आप इस पर ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, सबसे ज़्यादा समीप है कौन सा तारा? ठीक है, क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा तारा है जो पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? ठीक है, पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है, जल्दी बताइए। तो आप बता रहे होंगे, आपके मन में क्वेश्चन का आंसर आ चुका होगा, तो आप बताइए। तो ये मेरे हिसाब से है आपका सूर्य। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य तारा, क्योंकि सूर्य एक ग्रह नहीं है, सूर्य एक क्या है? तारा है। ठीक है, तो कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य, जो हमको हर रोज दर्शन देता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं करेक्ट है या नहीं। सूर्य करेक्ट आंसर है हमारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? निम्नलिखित में से किसके चारों ओर वलय हैं? और वलय जो हैं, आप बताइए निम्नलिखित ग्रहों में से किसके चारों ओर वलय हैं? वलय मतलब एक श्रृंखला। ठीक है, ग्रहों की उपग्रह एक श्रृंखला टाइप में बनाते हैं, वो किस ग्रह है जिसके चारों ओर वलय हैं? ठीक है, तो आप बताइए। तो आपका ये ग्रह है शनि ग्रह। ठीक है, शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर क्या है? वलय। ठीक है, एक श्रृंखला है वलय। ठीक है, शनि ग्रह के चारों ओर। ठीक है, तो और एक क्वेश्चन और बता देती हूँ कि शनि ग्रह जो है इसके उपग्रह भी सर्वाधिक संख्या में हैं और सबसे ज़्यादा वलयों की संख्या भी इसी ग्रह के सामने है। ठीक है, इसी ग्रह के चारों ओर हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शनि ग्रह के, देखते हैं करेक्ट आंसर है या नहीं। तो ये करेक्ट आंसर शनि ग्रह। ठीक है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? अभी अगला क्वेश्चन उठा है शनि ग्रह के मैटर में, सबसे ज़्यादा किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, वो पहला क्वेश्चन था। अब शनि ग्रह से संबंधित दूसरा क्वेश्चन उठाया गया है, तो इसमें बताया गया है कि शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं। उपग्रह यानी शनि ग्रह के कितने, जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह। ठीक है, ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो क्या है? वो उपग्रह कहलाते हैं। ठीक है, जो ठीक है, शनि ग्रह के कितने उपग्रह हैं? शनि ग्रह के मैं आपको बता देती हूँ। तो शनि ग्रह के आपके 61 उपग्रह हैं। ठीक है, शनि ग्रह के सर्वाधिक मात्रा में उपग्रह, बलों की संख्या चारों ओर, तो ये आपका शनि ग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका शनि ग्रह से ही उठाया है, तो आगे क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या, तो इसमें बलों की संख्या पूछी है, कितने बल हैं, ना कि आपको क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छी तरीक़ा से कि शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले बलों की संख्या चारों ओर पाए जाने वाले उपग्रह नहीं पूछा है। कहीं उपग्रह के अकॉर्डिंग जवाब दे दो। ठीक है, वैसे इसमें उपग्रह का ऑप्शन भी नहीं दिया है तो आप गलत तो नहीं करोगे, लेकिन इसमें पूछा है कि शनि ग्रह के चारों ओर बलों की संख्या कितनी है, तो आपकी है साहब 10। ठीक है, 10 जो है बलों की संख्या पाई जाती है शनि ग्रह के चारों। ठीक है, करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो ये क्वेश्चन बार बार वही रिपीटेड है, लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछा जा रहा है, तो इसको आप 4-5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आप मैं पक्का वो कह रही हूँ आपसे कि आप कभी गलत कर ही नहीं सकते, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन आपके सामने बार बार रिपीट हो गए। किस ग्रह के चारों ओर वलय हैं, किस ग्रह के चारों ओर बलों की संख्या कितनी है, उपग्रह कितने हैं, किस ग्रह के चारों ओर उपग्रह हैं, सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चंस आपके 4-5 क्वेश्चंस बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, तो निम्न में किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय हैं? तो आपका शनि ग्रह है, करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी, आप बताइए। तो ये महत्वपूर्ण खोज हैं, ये वैज्ञानिक हैं, ये भी आपको याद रखने हैं।
और इनको याद करना भी बहुत ज़रूरी है। तो यूरेनस की खोज किसने की थी? यूरेनस की खोज किसने की थी? तो बताती हूँ, आपके मनोवैज्ञानिक हर्शेल। ठीक है, हर्शेल जो हैं उन्होंने यूरेनस की खोज की थी। यूरेनस की खोज करने वाले कौन है? हर्शेल मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने यूरेनस की खोज करी थी। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो इसमें पहला क्वेश्चन पूछा था कि यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? हर्शेल ने की थी। तो कौन सा ग्रह है जिसमें सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो आप नाम के अकॉर्डिंग भी उसको याद रख सकते हैं। ग्रह यूरेनस तथा यूरिया की मात्रा अर्थात गैसों की सर्वाधिक मात्रा गैसों से घिरा हुआ है। चारों तरफ बताइए फटाफट। तो इसका आंसर है आपका यूरेनस ग्रह ऐसा है जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है। ठीक है, तो सर्वाधिक गैस यूरेनस। ठीक है, यूरिया गैस जिसमें होती है यूरेनस, ऐसे अकॉर्डिंग आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, ये मेरे तरीके हैं याद रखने के। तो मैं आपसे कहती हूँ कि आप है ना क्वेश्चंस को पॉइंट से पकड़िए, ना कि आपको लिखित परीक्षा तो देनी नहीं है, केवल आपको तो पॉइंट पकड़ना है। उसी हिसाब से आपको कैसे भी आपकी मेमोरी में वो कैचिंग होनी चाहिए उसकी। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए आपको ये कौन सा ग्रह सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ है? तो हमारा जो सर्वाधिक गैसों से घिरा हुआ कौन सा है? यूरेनस ग्रह है। ठीक है, तो दोस्तों आज हम इस वीडियो की 30 क्वेश्चंस पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर आपको हमने क्लियर कराए हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट करके हमसे बोला गया था कि क्या कहते हैं 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बजाय आप 30 कराएं तो अच्छा है, तो इसलिए हमने 30 फाइनल किए हैं। ठीक है, और हम आपको अगले पार्ट में उपलब्ध कराएंगे। ठीक है।